शादी की सालगिरह मुबारक हो रबीना दी। मेरी भाभी ने मुझे फोन पर मुबारकबाद देते हुए कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। दामाद जी कहाँ हैं? पापा ने भी फोन पर मुबारकबाद देते हुए पूछा। पापा, वे ऑफिस गए हैं। ठीक है बेटा, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। मेरी छोटी बहन काजल और उसके पति रमेश सब ने मुझे बधाई दी, पर मेरे पति राजू ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। आज हमारी शादी की सालगिरह है और राजू को कोई उत्साह ही नहीं है। माना कि उन्हें ऑफिस में बहुत काम होता है और सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, पर शादी की सालगिरह कौन सी रोज आती है। रवि कहकर गए थे, रबीना आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, हम बाहर ही खाना खाएंगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, राजू अभी तक नहीं आए। हो सकता है मेरे लिए कोई उपहार खरीद रहे हूँ, इसलिए देरी हो रही है, मन ही मन में सोच रही थी। माँ भूख लगी है, मेरी 5 साल की बेटी काजल कहने लगी। वो सो न जाए, उससे पहले ही मैंने उसे कुछ बना कर खिला दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे आते ही बोले, बहुत थक गया हूँ, माफ करना रबीना, लेट हो गया। अचानक मीटिंग हो गई। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, ये तुम्हारा उपहार, फूलों सी नाजुक बीवी के लिए गुलदस्ता। आज हमारी शादी को 6 साल हो गए और तुम अभी भी पहले जैसे ही लगती हो। पर मैंने उनकी किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और उनके लाए गुलदस्ते को एक तरफ रख दिया। फिर बोलने लगे, आज होटल में बहुत भीड़ थी, तुम्हारी पसंद का सारा खाना पैक करवा लाया हूँ, जल्दी से निकालो, जोर की भूख लगी है। जोर की भूख लगी थी तो बाहर से ही खाकर आ जाते, ये खाना लाने की तकलीफ क्यों की, और इस गुलदस्ते पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। आप खा लीजिए, मेरी भूख मर गई, मैं सोने जा रही हूँ। माफी तो मांग ली, अब क्या करूँ। बॉस ने अचानक मीटिंग रख दी तो क्या करता, मुझे भी बुरा लग रहा है। खाना खा लो रबीना, भूखी मत सो, रमेश बोले। कितना कहा पर मैं नहीं मानी और भूखी सो गई। मैं रात भर रोती सिसकती रही कि किस बेवकूफ से मेरी शादी हो गई। शादी के 6 साल पूरे हो गए पर आज तक कभी मुझे मनचाहा उपहार नहीं दिया। मैंने सुबह से कितना इंतजार किया, कम से कम होटल में तो खिला ही सकते थे। आज तक कौन सी बड़ी खुशी दी है मुझे, हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसती आई हूँ। एक मेरी बहन का पति है जो उसे कितना प्यार करता है। भूख से नींद भी नहीं आ रही थी, सोचा कुछ खा लूं, पर मेरा गुस्सा भूख से ज्यादा तेज था। एक गिलास ठंडा पानी पीकर मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद नहीं आ रही थी। क्या कभी रमेश को महसूस नहीं होता कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कह रमेश ने मुझे पीछे से पकड़ लिया जैसा हमेशा करते हैं। आज रवि की पकड़ से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे बदन पर बिच्छू रेंग रहा हो। मैंने उन्हें धक्का देते हुए कहा, झूठे प्यार का दिखावा करना बंद कीजिए। इतने भी सीधे और सरल नहीं हैं आप जितना दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। हाँ मुझे पता है, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, पर मैं क्या करूँ रबीना, नौकरी भी तो जरूरी है। अचानक मीटिंग रख दी बॉस ने। अब बॉस से जवाब तलब तो नहीं कर सकता ना, इसी नौकरी पर तो रोजी रोटी चलती है हमारी, रमेश बोले। कौन सा महीने का ₹1,00,000 देती है ये नौकरी, आज तक कौन सी बड़ी खुशी दी है आपने मुझे। बस 2 वक्त की रोटी, तन पर कपड़ा और यह घर, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं दिया है। मैंने गुस्से में कहा, बस इन्हीं 3 चीजों की तो जरूरत है। हम सबकी जिंदगी में किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलती हैं। रबीना, जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अब छोड़ो ये गुस्सा, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती हो। चलो आज कहीं बाहर घूमने चलेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। तुम कहो तो फिल्म भी देखेंगे, आज छुट्टी का दिन है। यार अब छोड़ो ये गुस्सा, मुझे कहीं नहीं जाना है, दोबारा बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। पछता रही हूँ आपसे शादी करके, पता नहीं क्या देखा था मेरे पापा ने आप में। कितना कुछ लेकर आई थी मैं, सभी कुछ आपके परिवार वालों ने रख लिया। कितने अरमान संजोए आई थी ससुराल में, सब चकनाचूर हो गया। अब मुझे जो भी जरूरत होगी
अपने पापा से मांगूंगी। आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। आप जैसे आदमी को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। जो मन में आया वह बोले जा रही थी। मैंने पहले ही तुम्हारे पापा से कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन का एक संकल्प है, उद्देश्य है, और बिना संकल्प जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। क्या बेईमानी से करोड़ों कमाकर या किसी से पैसे मांगकर मैं तुम्हें ज्यादा सुखी रख सकता हूँ? मैं अपने परिवार को अपने बलबूते पर रखना चाहता हूँ। मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं लेना है, अपने पापा का भी नहीं। अब तुम्हारे पापा ने दिए और मेरे पापा ने लिए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी हमारे घर का लोन कट रहा है, इसलिए पैसे की थोड़ी किल्लत है। फिर सब ठीक हो जाएगा रबीना, मुझे भरोसा है अपने आप पर कि मैं सारी खुशियाँ दूंगा तुम्हें एक दिन, रमेश बोले। रमेश ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, पर मैं अपने गुस्से पर कायम थी। रविवार की छुट्टी ऐसे ही बीत गई। शाम को बेटी बाहर घूमने की जिद करने लगी। रमेश उसे घुमाने ले गए। मुझे भी कितनी बार कहा रमेश ने, पर मैं नहीं गई। तभी भाभी का फोन आया। भाभी प्रणाम, रबीना कैसे हैं? आप दोनों को परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं भाभी, कहिए न। कनिका अपने पति के साथ आई हुई है, तो पापा चाह रहे थे कि अगर कुछ दिनों के लिए आप सब भी आ जाते तो अच्छा लगता। भाभी ने मुझसे कहा। हाँ भाभी, देखती हूँ। वैसे भी आप सब से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कह फोन काट कर मैं सोचने लगी कि कितनी खुशहाल है कनिका। कुछ दिन पहले ही अमेरिका घूमकर आई है अपने पति के साथ और एक मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए पापा के पास चली ही जाऊं। कम से कम कुछ दिनों के लिए इस घर के काम से दूर तो रहूंगी। और फिर मुझे अपने पति को सबक भी सिखाना था, जो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना जानते हैं। माँ कहकर बेटी मुझसे लिपट गई। कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या खाया, सब बताया। फिर बोली, पापा आपके लिए भी आइसक्रीम लाए हैं, मुझे नहीं खानी है। जाओ बोल दो अपने पापा को कि वही खा लें। और यह भी बोलना कि तुम और मैं नाना के घर जाएंगे, टिकट करवा दें। पापा, हमें नाना के घर जाना है। माँ ने बोला है कि टिकट करवा दो। बेटी बोली, आपकी माँ आपके पापा से गुस्सा है, इसलिए पापा को छोड़कर जाना चाहती हैं। ठीक है, मैं टिकट करवा दूंगा, रमेश मेरी तरफ देखते हुए बोले। रमेश जब मुझे और बेटी को ट्रेन में बैठाकर अपना हाथ हिलाने लगे और ट्रेन भी अपनी गति पकड़ने लगी, तो बेटी पापा पापा कहकर चिल्लाने लगी। रमेश का चेहरा उदास हो गया। वे मुझे ही देखे जा रहे थे। तभी लगा कि आवेग में आकर कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ मायके जाने की। पर ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। पूरा रास्ता यही सोचती रही कि इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। सुबह ही हम कानपुर पहुँच गए। सबसे मिलकर अच्छा लगा। पापा तो बहुत खुश हुए। सब रमेश के बारे में पूछने लगे, तो मैंने कह दिया कि उन्हें काम था, इसलिए नहीं आ पाए। यहाँ आए 4-5 दिन हो गए। रमेश रोज सुबह शाम फोन करते। एक रोज कनिका ने पूछ ही लिया कि रमेश ने सालगिरह पर मुझे क्या उपहार दिया, तो मैंने हंस कर टाल दिया। कनिका और परेश हमेशा यही जताने की कोशिश करते कि दोनों में बहुत प्यार है। पापा ने ही दोनों के टिकट करवाए थे सिंगापुर जाने के लिए। पापा ने रमेश से भी पूछा था कि कहीं घूमने जाना हो तो टिकट करवा दूं। पर मेरे पति तो राजा हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने मना कर दिया। एक रात पापा और भाभी भैया किसी की शादी में गए थे। मेरी बेटी और मैं कमरे में टेलीविजन देख रहे थे। दीदी, मैंने खाना बना दिया है, मैं अपने घर जा रही हूँ, कामवाली कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद बेटी के खाने का वक्त हो गया। बेटी सो न जाए ये सोचकर मैं किचन में खाना लेने जाने लगी कि तभी कनिका के कमरे से हंसने की और अजीब सी आवाजें आने लगी। ये कनिका भी न कम से कम कमरे का दरवाजा तो लगा लेती। मैंने सोचा परेश के साथ अभी उसे समय मिला। मैं बुदबुदाई, पर जैसे ही मैं किचन से खाना लेकर निकली तो मैंने देखा कि कनिका तो बाहर से आ रही है। कनिका, तुम्हारे कमरे में कौन है? तुम कहीं बाहर गई थी? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, मैं पड़ोस की स्वाति भाभी के घर गई थी। कब से बुला रही थी, देखो न कितनी देर तक बैठा लिया। कनिका, बेटी के लिए खाना लेकर मेरे कमरे में आओ न, जरा कुछ बातें करनी है तुमसे।
मैंने हड़बड़ाते हुए कनिका के हाथ में खाने की प्लेट थामते हुए कहा। मुझे लगा कहीं कनिका कुछ ऐसा वैसा देख न ले, पर कौन है कमरे में। जैसे ही मैं पलटी देखकर दंग रह गई। सोना अपने ब्लाउज का बटन लगाते हुए कनिका के कमरे से निकल रही थी। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। मुझे देखते ही सकपका गई और भाग गई। परेश का शारीरिक संबंध एक नौकरानी के साथ। छी दीदी, बेटी का खाना ले आई, कुछ बातें करनी थी आपको मुझसे। उफ, दिमाग से निकल गया कि क्या बातें करनी थी। सुबह कर लूंगी, अभी तू जाकर आराम कर। ठीक है दीदी। उफ, क्या समझा था मैंने परेश को, और वो क्या निकला। अब तो परेश से घिन आने लगी हैं। और यह कनिका अपने पति की बड़ाई करते नहीं थकती है। रमेश तो मेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं, और मैंने कितना कुछ सुना दिया उन्हें। आज तक कभी उन्होंने पराई औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मुझे रमेश की याद सताने लगी। मन हुआ कि अभी फोन लगाकर बात कर लूं। सुबह जब रमेश का फोन नहीं आया तो मैंने ही फोन लगाया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। बार बार फोन लगा रही थी पर वे नहीं उठा रहे थे। मेरा मन बहुत बेचैन होने लगा। अब मुझे चिंता भी होने लगी, इसलिए मैंने उनके ऑफिस में फोन किया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रमेश आज ऑफिस नहीं आए और कल भी जल्दी चले गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ये सुनकर मुझे और चिंता होने लगी। पापा, रमेश की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ऑफिस से पता चला, इसलिए मैं कल की गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने पापा से कहा, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, मैं हवाई जहाज की टिकट करवा देता हूँ। पापा ने मुझसे कहा। मैंने सोचा कि जो बात मेरे पति को नहीं पसंद वह मैं नहीं करूँगी, अतः बोली, नहीं पापा, मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, आप चिंता न करें। वैसे भी कानपुर से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते भर मैं परेशान रही कि क्या हुआ होगा। ऐसा लग रहा था कि उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं। करीब 7 बजे सुबह हम अपने घर पहुंच गए। मैं बार बार दरवाजा खटखटा रही थी पर रमेश दरवाजा नहीं खोल रहे थे। फिर मैंने घर की दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर गई तो देखा रमेश बेसुध सोए थे। उनका बदन बुखार से तप रहा था। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रमेश को इंजेक्शन दिया। धीरे धीरे उनका बुखार उतरने लगा। जब उनकी आंखें खुली तो चौंक कर बोले, अरे तुम। मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए बताया नहीं। माफ कर दो कि मायके से जल्दी आना पड़ा। कहते हुए रमेश रो पड़ा। माफ आप मुझे कर दीजिए, मैं ही गलत थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर सोचने लगी कि मैं अपने अरमान उन पर लादती रही, कभी रमेश के बारे में नहीं सोचा। कितने सौम्य, शालीन और सुव्यवस्थित किस्म के इंसान हैं मेरे पति। कितना प्यार और समर्पण दिया रमेश ने मुझे, पर मैं ही अपने पति को पहचान नहीं पाई। अब कुछ मत सोचो रबीना, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम दोनों एक हैं और कभी अलग नहीं होंगे, ये वादा रहा। मैंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। सच में हम दोनों एक दूजे के वास्ते हैं।